बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेक्चर देखेंगे, तीसरा टॉपिक देखेंगे चैप्टर 1 का, जिसमें जो वो इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें इसकी। एक तो ये दो केमिस्ट थे, CM गुलबर्ग और पी वाज, जिन्होंने 1864 में ये लॉ प्रोड्यूस किया, दैट वाज द मास एक्शन। अब मास एक्शन जो होता है उसमें क्या है, तो इसमें एक चीज़ जो है आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक मैस, फिज़िक्स में भी ये काफ़ी टर्म कॉमन यूज़ होती है। तो मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर, नॉर्मली हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ के पास जो उसकी क्वांटिटी है उसको मेजर किया जाता है इन ग्राम्स और अदर हायर यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स, वो उसकी मैस होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा एक हमारे सामने। वो चेंज क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्टिव मैस। अब एक्टिव मैस क्या होता है? एक्टिव मैस जो होता है वो रूटीन का जो आपको मैस आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक्टिव मैस जो होता है वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल जो कि पार्टिसिपेट कर रही होती है विद इन केमिकल रिएक्शन, एंड वो उसकी जो होती है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, मोलर वैल्यूज़ के बारे में आपने 9th में पढ़ा भी है कि जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, उसको अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो वो मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वो 1 मोलर होगा। अगर आप 0.1 मोल डाल देते हैं इनटू द 1 डेसीमीटर क्यूब तो वो 0.1 मोलर हो जाएगा। सो इस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए या लिखने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करेंगे दैट विल बी मोल पर dm क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें साथ साथ ये भी चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बेसिकली यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएंगे। तो ये होगी इसकी बेसिक चीज़ कि एक्टिव मैस क्या होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बहुत ही सिंपल हम अगर करना चाहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्टिव मैस क्या होगी, कि वो मैस जो पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए कोई यूनिट भी यूज़ करेंगे और वो यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम इसके लॉ की तरफ आ जाते हैं। अगर इस लॉ को हम 2 हिस्सों में पढ़ें तो पहला हिस्सा हमारे पास है स्टेट दैट द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा होगा वो उसकी एक्टिव मैस के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक्टिव मैस ज़्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड जो है या रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा, मीन ज़्यादा सारी प्रोडक्ट बन रही होगी। और अगर सब्सटेंस की एक्टिव मैस ही कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है प्रोडक्ट बन रही होगी वो भी बहुत कम बन रही होगी। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इसी का अगर दूसरा पोर्शन हम देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा है the rate at which the reaction speed is directly proportional to the product of the active masses of the reactant and the rate at which the reaction proceed। जब वो जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा या वो उसका रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने की जो क्वांटिटी हो रही है या रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट, तो वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना एक्टिव मैस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर एक्टिव मैस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन प्रोडक्ट क्वांटिटी जो बन रही होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर एक्टिव मैस कम है, 1 1 2 2 10 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट स्लो बन रही होगी, चाहे जितनी मर्जी आपने मैथ्स डाली हो, बट एक्टिव मैथ्स क्योंकि कम है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी आपकी कम आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका रिएक्शन जो है उसमें आपका एक्टिव मैथ्स बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रोडक्ट एट द एंड आपका वो भी ज़्यादा होगा। अब इन दोनों हिस्सों को पहले देख लीजिए कि पहला हिस्सा क्या कह रहा है कि एक्टिव मैथ्स के वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना एक्टिव मैथ्स है उतना ही रेट ज़्यादा है। और सेकंड आपको क्या कहा जा रहा है कि जो रिएक्शन प्रोसीडिंग होगी मीन आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्टिव मैसेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसको हम बहुत सिंपल सी अगर समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप कुछ लेबर लगाते हैं कि जी आप हमारे लिए एक दीवार बनाइए और उसके लिए आप कुछ लेबर जो है वो हायर कर लेते हैं या मज़दूर हायर कर लेते हैं। अब मज़दूर जो हैं वो फॉर एग्जांपल आपने जो हायर किए हैं वो उनमें चंद एक तो ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और चंद एक ऐसे हैं जो बैठ के आराम से गप्पे लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके बंदा काम कर रहा है, ये बंदा आपका काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है, तो 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम नहीं कर रहे। सो अब जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होगी आपकी, ये प्रोडक्ट क्वांटिटी बनेगी तो वो तो जो काम कर रहे होंगे, जो एक्टिव होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनके ही अकॉर्डिंग होगी। और लेकिन अगर ऐसा है कि जो शाम को आप कहें मैंने तो 6 मज़दूर काम पे लगाए थे बट द प्रोडक्ट जो बनी है वो तो थोड़ी सी बनी है, तो प्रोडक्ट आप 6 के हिसाब से नहीं बना पाएंगे। आप उनमें से एक्टिव जो मैसेज हैं जिन्होंने उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसके लिहाज से कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो रहा था वो एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब आपकी क्योंकि एक्टिव मैस जो है वो तो आराम कर रही थी, आधी आराम कर रही थी, आधी काम कर रही थी। जो काम कर रही थी उसकी वजह से जो है मेरे आराम करने वालों की वजह से जो है करने वाले कम लोग हैं उनका काम भी स्लो हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है एट दी एंड है वो आपकी कम होगी। सो आई थिंक अब आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कि जो एक्टिव मैसेज हैं वो जितनी उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करती जाएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी और आपका जो है चीज़ें जो होंगी या रिएक्शंस हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखने के लिए क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, दोनों रिएक्ट किया और आपको एक प्रोडक्ट बन जाती सी और डी। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। स्मॉल लेटर जो हैं ये क्या बताते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट किसी भी इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 + 3H2 2NH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने मोल यूज़ हुई, 1 मोल। हाइड्रोजन कितने यूज़ हुई, 3 मोल। और अमोनिया कितना बना हमारे पास, 2 मोल। तो इससे हमें क्या समझ में आई कि ये जो डिफरेंट हमने कंपोनेंट ऐड किए हैं उनके जो रिएक्शन हुआ है तो उनकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ मैनेज करने के लिए, एक ख़ास प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने उनकी कुछ कंसंट्रेशन चेंज की। जैसे नाइट्रोजन है 1 मोल रिक्वायर है, हाइड्रोजन आपको 3 मोल रिक्वायर है, तभी जाके आप 2 मोल ऑफ अमोनिया बना लोगे। अगर क्वांटिटी से ऊपर नीचे करोगे, कम ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उसी लिहाज से हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ हमारा रिएक्टेंट वेस्ट हो जाएगा, कुछ हमारे प्रोडक्ट उसके लिहाज से कम बन सकती है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बताती है कि कितना रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट कितना डालना है और उसके कितने मोल ऐड होंगे और कितनी हमारे पास प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हमने जो 1 2 3 यूज़ किए, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, नंबर नज़र आ रहे हैं, सो ये इस इक्वेशन के क्या हुए, कोफिशिएंट। अब क्योंकि हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं
ए प्लस बी दैट विल फॉर्म सी प्लस डी। तो अब उसी के लिहाज से हमारे कोफिशिएंट्स जो हैं हमने उनको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया। वो कौन से हैं? ए, बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने लिखा था ए प्लस बी दैट विल फॉर्म सी प्लस डी। तो अब हमारे पास अभी हमने दूसरा जो पहला एक लेक्चर था उसमें देखा था कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरा हमारा रिवर्स है। फॉरवर्ड में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देते हैं। तब हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। Rate of forward reaction will be directly proportional to the product of the active masses of the reactant। So हमारे पास active masses of reactant कौन से हुए, A raised to power A जो उसकी मोल रेशो हमने यूज़ की, इस तरह B raised to power B जो B का मोल रेशो यूज़ किया। एक चीज़ आपने फिजिक्स में बहुत कॉमन यूज़ की होगी कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन में यूज़ नहीं कर सकते होते, सो हम उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया के जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट को, तो हमने इसको के एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगा लिया। सो के एफ ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। इस तरह से हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो रिवर्स रिएक्शन है। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये है हमारे जो लॉ के हमने जो डेफिनेशन देखी है उसी के जो पोर्शंस हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C raised to power C and D raised to power D। On the same pattern, इसको भी हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा के आर इज फॉर रिवर्स, C raised to power C and D raised to power D। अब हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं, तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कब होगा, या इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे होते हैं रिवर्स रिएक्शन हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि दोनों वो इक्वलाइज कर जाते हैं। सब दोनों रिएक्शन जब इक्वलाइज कर जाएंगे उनका रेट बराबर हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ पे दोनों का बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमारे पास के एफ ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है, के आर C रेज टू पावर C एंड D रेज टू पावर D। हमें इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, के एफ इंटू ए रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B इज इक्वल टू
के आर इंटू सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो के आर जो है जब इस साइड पे आप लेके आएंगे तो ये डिवाइड कर लेगा बाई के एफ। सो और जो दूसरी साइड पे क्या होगा, जो ए और बी जाके डिवाइड कर देंगे सी और डी को। सो सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। अब ये इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों कांस्टेंट आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेशो में आ गए। जब दो कांस्टेंट आप उसमें रेशो में आ जाते हैं तो वो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, क्योंकि उनका जो रिलेशन है वो किसी नए कांस्टेंट से डिस्कस किया जाता है। सो वो जो नया कांस्टेंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड के सी। तो अब हम के एफ ओवर के आर की बजाय हम लिख देते हैं के सी, दैट इज़ कांस्टेंट ऑन इक्विलिब्रियम। कि जब इनका इक्विलिब्रियम आ गया था तो के एफ और के सी का जो रिलेशन बना, उन्होंने एक नया कांस्टेंट जनरेट कर दिया और उस नए कांस्टेंट को हमने लिख दिया के सी। सो ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो अब जो के सी है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये टॉपिक इस चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए थोड़ा सा ज़रूर से ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ताकि हम इसको प्रॉपरली कवर कर लें। अगर ये प्रॉपरली कवर हो जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि इसके साथ ये चैप्टर की जो मेन चीज़ है हमने कवर कर ली, बाकी शॉर्ट सी डिस्कशन होगी। सो बाकी टॉपिक जो जल्दी जल्दी आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते चले जाएंगे। अब जो के सी है इसको अगर हम देखें या इसकी जो एनाटॉमी देख करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। सी क्या चीज़ थी, ये एक प्रोडक्ट है। डी और क्या चीज़ है, ये भी एक प्रोडक्ट है। अब जब हम दोनों के दरमियान में कोई ऐसा साइन नहीं है प्लस माइनस का, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। सो सी और डी प्रोडक्ट है और इनका जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ आल्सो प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइड कर रहे हैं ये रेक्टेंट से, तो प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंट। ठीक है, और ये जो लाइन है इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू, इट इज़ रेशियो बिटवीन द टू जो इनको डिवाइड कर रही है। सो के सी क्या हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट रेशियो टू द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और अगर ऐड अप कर लेंगे, रेज टू पावर coefficients that appear in a balanced chemical equation। ठीक है, तो अभी हम केसी की जो है प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, defined as a ratio product of the concentration of product to the product of the concentration of reactant, each raised to power equal to the coefficient in the balanced chemical equation। ठीक है, कि जो भी केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे उसमें जो कोफिशिएंट अपीयर होंगे, जैसे ए बी सी डी है, या जो हमने रिएक्शन लिखा था N2 + 3H2 वाला, ठीक है, N2 + 3H2 इट विल फॉर्म 2NH3। तो ये सारे जो हैं ये इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, जैसे 3 ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, सो ये कोफिशिएंट है वो चले जाते हैं पावर में। तो इस तरह से केसी जो है डिफाइंड हो जाता है। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम जब तक स्टेब्लिश नहीं हो जाता तो केसी का तो उसको कोई इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी उसको उस पर कोई असर नहीं पड़ता। असल इशू क्या होता है कि जब रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशंस हैं
वो चेंज हो जाएंगे। जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि हम इन दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो तो देख रहे होते हैं। जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो भी शिफ्ट कर जाएगा। सो दैट इज़ फॉर द डे। अब हम इसके नेक्स्ट यूनिट्स की तरफ देखेंगे। सो स्मॉल टॉपिक इंशाल्लाह वो जल्दी कवर हो जाते हैं, तो आप इसमें कंटिन्यू रखें और साथ साथ चलते रहें। इंशाल्लाह हम विद इन फ्यू मंथ्स जो है आपकी पूरी बुक के लेक्चर्स जो हैं वो कर भी लेंगे और आप साथ साथ प्रिपरेशन भी करते चले जाएंगे। थैंक यू।